मैं ऐसे भी कंसल्टेंट्स को जानता हूँ जो लाइसेंस भी हैं, उनका स्कैम करने का तरीका का भी डिफरेंट। तो बहुत सारे लोग नाराज हो जाए। हर कोई एजेंट बना हुआ है, लेकिन फीसेस एडवांस मुझसे ले लिए एक आध एजेंट ने, लेकिन वो जो प्रोसेस की बात करता हूँ वो कहते हैं आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, फिर आपको ये स्टेप एक स्टेप पे ना वो कहते हैं ये चीज जमा कराएंगे तो आपकी फाइल आगे जाएगी, फिर आप चीज जमा कराएंगे तो फिर आगे जाएगी। तो इसका कोई तरीकेकार है? मेरे जानने वाले उन्होंने कहा जी आज आए करना ही कुछ नहीं है, बस आप इतने पैसे जमा कराएं और ये बस समझे कि अगले दिन यूके पहुंचेगा, फटाफट पासपोर्ट बनाएं। ये डन का भी सौदा यही है कि इस डिजिटल डन की, तो डन की कोई चीज नहीं होती। किसी का चाचा मामा भतीजा, मैं कितना बड़ा भी लॉयर कंसल्टेंट बन जाऊं, मैं कितना बड़ा भी जो है ना वो हो जाए, कोई भी शख्स ये नहीं कह सकता कि मैं डन का वीजा आपको करा दूंगा। तो नॉर्मली कंसल्टेंसी अगर कोई चार्ज करे 1 लाख रुपए देता, वो आपसे कहता है मैं 15-20 लाख रुपए लूंगा, 10 लाख रुपए लूंगा, 5 लाख, उससे ऊपर एग्जैक्टली लग गया। तो मैं अगर 5 केसेस भी फ्री में करूं जी, तो मेरे एक भी बंदा कर जाएगा तो मेरे लिए फायदा है। इदारों में भी ये होती है कि डिजिटल टंकी बढ़ गई है जी, डिजिटल इसमें क्वालिफाइड और नॉन क्वालिफाइड। एग्जैक्टली ज्यादातर हिस्सा नॉन क्वालिफाइड का है क्योंकि वो यहाँ पर कुछ सर्वाइव नहीं कर सकता। वो वहां जाता है, वो कहता है मैं ड्राइवरी कर दूंगा, और उसमें और वो आर्गुमेंट ऐसे ही जैसे कोई कहे कि यार मेरे पास घर में खाने को नहीं तो मैं चोरी क्यों ना करूं, बिल्कुल ठीक है तो मेरा राइट बन जाएगा जी। ऐसा नहीं होना चाहिए। मासूमाना सवाल है, अगर आपका बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो आप कंसल्टेंट के पास क्यों जा रहे हैं? आई मीन उसकी जुडिस्डिक्शन ही नहीं है। नहीं, आप एजेंट को जब तक ये समझते रहेंगे कि वो आपको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर देगा, तब तक आप फंसते रहेंगे। तो फिर शिकायत भी क्यों करते हैं? और उसमें से मैक्सिमम लोग तो रिफ्यूज ही होते हैं। बिल्कुल ऐसे क्योंकि उसको तो आपने लालच दिया। बिल्कुल ये बेचारा आके पेमेंट करते हैं, लाखों हजारों लोगों से आप पैसे जमा करते हैं, और फिर उसमें से 4 लोग 5 लोग आपके अप्रूवल होते हैं। लेकिन क्या रुक गया स्कैम? क्या लोगों ने दूसरों की दूसरी तरफ देखना बंद कर दिया? नहीं, ऐसा नहीं होता, ना हो सकेगा अनटिल एंड अनलेस आप बाढ़ लगाएंगे पानी के ऊपर। लोगों को बचाने की तो हिदायत करते रहेंगे, वो कभी बचेंगे कभी नहीं बचेंगे, लेकिन आप बाढ़ लगाएं, आप रोकें इन सब चीजों को, फिर आप देखें कि सारे मसाले खत्म हो जाएंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे, और ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बड़े इंटरेस्टिंग आज हमारे टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर आज हमने बात की हमारा, और फॉर्चुनेटली करने वाले हैं। ये जो हमारा सेगमेंट है इसमें भी एक बड़े खास मेहमान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, और उनसे बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन होगी। वो किस हवाले से होगी ये ज़रा सा हमारा बता देते हैं देखने वाले को। पाकिस्तान में हर शख्स की ख्वाहिश ये है कि वो मुल्क से बाहर जाकर काम करे। बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। अगर आप अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली इट्स अ गुड। बिल्कुल ठीक है, सब जगह अपॉर्चुनिटीज है, मगर सवाल ये पैदा होता है कि उसके लिए क्या तरीकाकार इख्तियार किया जाए। ऑथेंटिक लोगों से अगर आपका राब्ता ना हो, किसी गलत इमिग्रेंट के हाथों आप लग गए ना, तो आप बड़ी प्रॉब्लम में। अच्छा, प्रॉब्लम यही आती है कि जो हमारे कंसल्टेंट हैं यहाँ पर, जिसमें बड़ी तादाद ऐसी है जो अनलाइसेंस्ड हैं, जिनके पास कोई लाइसेंस नहीं है, जिनके पास कोई एक्सपर्टीज नहीं है, बल्कि इनमें मेजॉरिटी ऐसी है हमारा जो अमेरिका कनाडा के लिए काम करते हैं, बट उन्होंने शायद कभी वहाँ पे देखा भी ना हो। अब इसमें होता क्या है, लोग अपनी बहुत बड़ा सरमाया जो है इसमें कमा देते हैं, और क्योंकि डॉक्यूमेंट सही तरह से नहीं कंपाइल कर सकते या नहीं कर पाते और चीज़ों को नहीं अंडरस्टैंड कर सकते, तो ये वजह बनती है कि जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोगों को नुकसान उठाना पड़ता है। तो आज जो मेहमान हमारे साथ यहाँ हैं, जी बिल्कुल, ये जो नॉलेज है ना, ये प्रॉपर नॉलेज, ऑथेंटिक नॉलेज आप तक पहुँचाना ये बड़ा ज़रूरी है। और इसी हवाले से आज हमारे साथ स्टूडियो में हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं आदिल इस्माइल साहब, सीनियर इमिग्रेशन कंसल्टेंट, डायरेक्टर सुपीरियर कम्युनिटी प्राइवेट लिमिटेड। बहुत शुक्रिया आदिल साहब कि आपने हमें ज्वाइन किया, और ये बहुत अहम टॉपिक है जिसके हवाले से इंफॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो बताएं कि वीज़े के लिए जो हम अप्लाई करना चाहते हैं, किसी भी मुल्क जाना चाहते हैं, तो कौन सा प्रोसेस है जो आपको करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो ये समझना होगा हमें कि हर वीज़ा हर बंदे के लिए नहीं होता। क्या अच्छी बात। सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा, या हर कंट्री हर शख्स के लिए, एप्लीकेंट के लिए नहीं होती है। हमारा चूंकि पहला सवाल ये होता है कि ना मुझे किसी भी जगह हो गई, तो एप्लीकेंट को चाहिए कि वो देखे कि वो कहाँ के लिए सूटेबल, उसकी क्वालिफिकेशन, उसको वर्क एक्सपीरियंस, उसकी नॉलेज, उसकी लैंग्वेज, और उसकी फैमिली की जो रिक्वायरमेंट्स है या स्टेबिलिटी है वो कहाँ पर हो सकती है। किसी के लिए फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया जैसे स्किल माइग्रेशन के लिए बहुत ज़्यादा मौजूद रहता है। यूरोप अगर देखें तो आपको टेक्निकल लोगों के लिए ज़्यादा जो फ़ायदेमंद होता है।
यूएस को देखें तो वो हाई टेक के लिए या हाईली प्रोफेशनल्स के लिए, रिसर्चर्स के लिए, तो वो ज़्यादा जो है ना वो सूट करता है। तो बेहतर ये होता है कि सब बजाय इसके हमारे पास भी आते हैं लोग जो है एप्लीकेंट कि मुझे कहीं पे भी भेज, कहीं पे भी। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि आपको तो इवैल्यूएशन की ज़रूरत है। जैसे कि आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर के पास जाकर जो है ना वो उससे नहीं पूछते बस मुझे वो पहले आपको टेस्ट करेगा ना, आपकी रिपोर्ट्स देखेगा, चीजें करेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये फैक्टर है कि आपको इवैल्यूएशन, असेसमेंट, फिर उसके मुताबिक कंट्री का तशख़ीस करना कि भाई ये कौन सी कंट्री उसके लिए बेहतर होगी। तो इस वक्त डेफिनेटली, क्योंकि देखिए हर बंदे की जो रिक्वायरमेंट्स है या प्रायोरिटीज हैं वो डिफरेंट होती है। कोई कैरियर ग्रोथ के लिए जाना चाहता है, ठीक है ना, कोई अपना अच्छी लिविंग के लिए जाना चाहता है, कोई बेहतर एजुकेशन के लिए जाना चाहता है, और कोई फैमिली को सेटल करने के लिए देखता है। तो हर किसी की सिर्फ हर बंदे का ये गोल नहीं है जो हमारा एक आम तासुर है कि वो सिर्फ जॉब ढूंढने के लिए जाना चाहता है। तो मुख्तलिफ ऑप्शंस होते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों को हम पहले क्लाइंट को इवेल्युएट करते हैं बीइंग सुपीरियर कंसल्टिंग, और हम चूंकि लीडर्स में से शुमार अगर होते हैं तो फिर हमारा ज़्यादा ये एक जिम्मेदारी बन जाती है कि हम लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड करें। मेरा जो मकसद है वो एप्लीकेशन सिर्फ नहीं है, एग्जैक्टली उनको रियलिस्टिक, ऑथेंटिक और रिस्पॉन्सिबल एडवाइस देना। बहुत अच्छी बात है। तो ये आपका दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब थोड़ा सा आते हैं कि सिंस 9/11 आई मीन 2001 के बाद से एक बहुत बड़ा चेंज आया, बड़ी तेज़ी से ये जो टॉप टियर कंट्रीज़ हैं उनके अंदर जो वीज़ा पॉलिसीज़ हैं उसके अंदर बड़ी तेज़ी से फ्लक्चुएशन आती रही, और एवरी नाउ एंड देन पॉलिसीज़ या जो के लॉस थे स्ट्रिंजेंट होते चले गए। नतीजा ये निकला कि हमारी जैसी कंट्रीज़ के लिए जो ज़्यादा लोग परस्यू कर रहे थे अपने करियर को वहाँ पर बनाने के लिए, उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात आती चली गई। अब ये सिचुएशन कहाँ तक पहुँच चुकी है, क्योंकि अब एक बहुत बड़ा कंसर्न वेस्ट में भी ये है, अमेरिका कनाडा में भी ये है कि बहुत ज़्यादा माइग्रेंट्स आ चुके हैं, उनको अकोमोडेट करना उनके लिए भी मुश्किल होता जा रहा है। प्लस ये कि वहाँ की जो पॉलिसीज़ हैं, जो इंटरम पॉलिसीज़ हैं, वो इतनी सपोर्टिव नहीं होंगी इमिग्रेंट्स के लिए। ऐसी सूरत में क्या किया जाए, ये ज़रा बताइएगा। देखिए, एक तो ये है कि अब जैसे आपने कहा 2001 के बाद से तो सिलसिला शुरू हुआ और इमिग्रेशन काफ़ी वाइडली ओपन भी रही, लेकिन मैं इसको इस तरह से एड अप करूंगा कि 2020 के बाद ये बिल्कुल ही चेंज हो गया। पैंडेमिक के बाद जिसको हम कहते हैं, कभी बहुत ज़्यादा वाइडली ओपन कर दी, और फिर उसके बाद 2022 के बाद से तो स्ट्रिंजेंट पॉलिसीज, खास तौर पे जो हमारे टारगेटेड कंट्रीज थे, ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा, मोस्टली लोग जाना चाहते थे और करना चाह रहे थे, तो वहाँ पर पॉलिसीज सख्त हो गई। और वो टारगेटेड ऑक्यूपेशन, क्योंकि अब कंट्रीज जो चाहती हैं वो ये चाहती हैं कि ना स्पेसिफिक जो उनकी नीड है, लाइक हेल्थ केयर, आईटी प्रोफेशनल, उनको फोकस करें रादर देन आपसे एक बैंकिंग एक ऑफिसर है या कोई मार्केटिंग वाले हैं, जो जनरल ऑक्यूपेशन, उनके लिए टफ हो गया, खत्म नहीं हुआ लेकिन टफ हो गया। अब वो अप्लाई इस तरह से नहीं कर पाते हैं। वेरस डंकी का सिलसिला ज्यादा शुरू हो गया। अभी हमें स्पेन में सोटा के इलीगल इमिग्रेंट इतने ज्यादा तादाद में जा रहे हैं और कर रहे हैं। इन्हीं सब चीज़ों की रोकथाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और फिर उसमें एजेंट्स का जो है वो अमल दखल ज़्यादा हो जाता है। वो स्कैम्स के अंदर कुछ सॉफ्ट, मैं तो बहुत वाइडली बात ये करता हूँ, मैं कुछ 10-12-15 साल से मीडिया के ऊपर ये कह रहा हूँ, आवाम को एजुकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्री कि वो एजुकेशन से ज़्यादा जो है ना वो इश्तहारात पर ज़्यादा जाते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर। और हर बंदा आके वो कहता है, जिस मिसाल के तौर पर कुछ लोग आ जाते हैं वो कहते हैं यार, और कनाडा ने तो 14 दिन के अंदर अब आपको परमानेंट डेज भी लगाते हैं कि इतने पैसों में। लेकिन मैं एक बात आपके चैनल के तवज्जुह से बहुत इंपॉर्टेंट करने जा रहा हूँ, ये एक नैरेटिव बिल्डिंग है जो मैं आज से शुरू कर रहा हूँ कि बजाय इसके कि मैं 15 साल 20 साल लगाऊं इस इंडस्ट्री के अंदर, लोगों का जो कुछ लोगों को फायदा होता है, कोई 2-3%, 5% लोग होंगे, लेकिन अब ये होना चाहिए कि बजाय इसके कि हम सिर्फ ये बताएं, वो हम बात करेंगे कैसे बचना चाहिए एजेंट से, बट आवाम को तो अट्रैक्शन जहां पर ल्यूरिंग इफेक्ट आया था वो वहां चले जाती है। और लेकिन अब ये करना चाहिए कि जो हमारे मोतबर इदारे हैं, गवर्नमेंट है, एग्जैक्टली, इनको एसओपीज बना चाहिए। एक इंडस्ट्री है, इसको रिकॉग्नाइज किया, बहुत अच्छी बात, ठीक है। और इनको काम सिवाय बजाय इसके कि सिर्फ हम हमारे पास कंप्लेन आती है जो इदारों के पास, वो उसके ऊपर कार्रवाई करें। कंसल्टेंट के लिए ये कह रहे हैं कि कंसल्टेंट, देखिए हम आवाम को नहीं रोक सकते, बिल्कुल ठीक है, आवाम के पास मैं स्टार लगाऊं या मार्केट करूं, सोशल मीडिया पे पाबंदी कराना चाहिए। अच्छा, एक चीज मेरे लिए भी होना चाहिए, इतनी अट्रैक्टिव होती है एट टाइम्स कि हम जैसा आदमी भी जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है वो भी इसमें ट्रैप हो जाता है, वो हनी ट्रैप होता है वो बेसिकली। लेकिन हम भी कभी सोचते हैं कि चांस लेके देखा जा सकता है, और ये जो चांस लेने वाली जो चीज होती है ना, यहाँ पे लोग ट्रैप हो जाते हैं। देखिए, इसको यूं कहा जाता है कि ना, मैं अब जो इस्तेलाह इस्तेमाल करता हूँ और इवन इदारों में भी ये होती है कि डिजिटल डंकी बढ़ गई है। जी, डिजिटल डंकी, उसमें क्वालिफाइड और नॉन क्वालिफाइड, एग्जैक्टली, ज्यादातर हिस्सा नॉन क्वालिफाइड का है, क्योंकि वो यहाँ पर कुछ सर्वाइव नहीं कर सकता। वो वहां जाता है, वो कहता है मैं ड्राइवरी कर दूंगा, और उसमें एक बहस है, एक आर्गुमेंट है
ये देखें, और वो आर्गुमेंट ऐसे ही जैसे कोई कहे कि यार मेरे पास घर में खाने को नहीं तो मैं चोरी क्यों ना करूं, बिल्कुल ठीक है तो मेरा राइट बन जाएगा जी। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें देखना है, क्योंकि देखें मैं अगर ट्रेवल करता हूँ, आप ट्रेवल करते हैं, क्वालिफाइड लोग ट्रेवल करते हैं, शुरफा ट्रेवल करते हैं, उनको बहुत मुश्किलात होती है। अभी हमें दुबई का वीजा मिलना मुश्किल हो जाता है, ठीक हो गया। तो इसलिए हमें अब ये कहते कहते हम थक गए, अब हमें नैरेटिव बिल्डअप ये ना चेंज करना पड़ेगा कि आवाम जो है वो तो मासूम है जी, वो तो ट्रैप हो जाएगी, बिल्कुल हो जाए। बट आप एसओपीज बनाए ना, आप रूल्स बनाएं, आप फिल्ट्रेशन, आपके पास इतना कवानीन होना चाहिए कि हर बंदा उठकर सोशल मीडिया पर वीजा दिखा देगा, चाहे वो सच्चा है चाहे वो झूठा है, मैं दिखाऊं मुझे भी रोका जाए, दूसरा दिखाए उसको भी रोका जाए। एसओपीज जब हम जियो फेंसिंग करके या जियो बिल्कुल आप कर लेते हैं, आप ट्रैक करते हैं, तो इनके ऊपर मॉनिटरिंग होना चाहिए। गवर्नमेंट के पास कितना बड़ा फायदा है या इदारों के पास, अगर आप एसओपीज या कोई ऐसी चीज बनाते हैं तो वहां से आप एक अर्निंग फैक्टर भी क्रिएट कर सकते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही। आप लाइसेंसिंग करें, आप लाइसेंसिंग फीस करें, बजाय इसके कि मैं यही देखता रहा हूँ, जैसे मेरे बड़े भाई हैं लाइसेंस हैं, वो भी आते हैं, लेकिन क्या रुक गया स्कैम? क्या लोगों ने दूसरों की दूसरी तरफ देखना बंद कर दिया? नहीं, ऐसा नहीं होता, ना हो सकेगा अनटिल एंड अनलेस आप बाड़ लगाएंगे पानी के ऊपर, लोगों को बचाने की तो हिदायत करते रहेंगे, वो कभी बचेंगे कभी नहीं बचेंगे, लेकिन आप बाढ़ लगाएं, आप रोकें इन सब चीजों को, फिर आप देखें कि सारे मसाले खत्म हो जाएंगे, हमारा जो नाम है, जो प्रॉब्लम है, खराबी है, वो खत्म हो जाएगी। एक कॉलर ने हमें इस वक्त राब्ता किया है, उनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम सलाम, मैं आसिफ बात कर रहा हूँ भावलपुर से। फ्लोर पर थोड़ी सी आवाज बढ़ा दें, काफी कम आ रही है आपकी। जी जी, आप कहिए। भावलपुर से जी प्लीज, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं भावलपुर से बात कर रहा हूँ। अच्छा, भावलपुर से आतिफ बात कर रहे हैं। जी आतिफ साहब पूछिए। मैं आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा है। मुझे सिर्फ एक सवाल था डॉक्टर साहब से, ये जो हर कोई एजेंट बना हुआ है, लेकिन फीसेस एडवांस मुझसे ले लिए एक आध एजेंट ने, लेकिन वो जब प्रोसेस की बात करता हूँ वो कहते हैं आज हो जाएगा कल हो जाएगा, फिर आपको ये स्टेप एक स्टेप पे ना वो कहते हैं ये फीस जमा कराएंगे तो आपकी फाइल आगे जाएगी, फिर फीस जमा कराएंगे तो फिर आगे जाएगी। तो इसका कोई तरीकेकार है कि मैं थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। आपका मामला जो है हम कुछ समझ सके हैं, कुछ नहीं समझ सके, करते ही हैं कि ओन साहब जो हमारे प्रोड्यूसर हैं उनसे ये गुजारिश करते हैं कि इनका ज़रा सवाल पूरा सुन लें और फिर हमें बता दें, ताकि हम इसके ऊपर डिस्कशन जो है वो कर सकें। ठीक है जी, वीज़ा प्रोसेस के जी जी ठीक है ठीक है ठीक, ये सवाल अभी समझा देते हैं। ठीक है, उसी तरह सवाल हमारा होने भी वाला, चलें आप पूछ लें। हाँ, तो वो यही पूछ रहे हैं कि वीजा प्रोसेसिंग के लिए हमें प्रॉब्लम्स आती हैं डॉक्यूमेंटेशन, बैंक स्टेटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, और तमाम डॉक्यूमेंटेशन काम दिखा देते हैं। उस हवाले से वो पूछना चाह रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए और इसमें कोई आसानी हो। बड़ा आसान सा मामला है, वही वाली बात जो हम बात करते हैं, आवाम बड़ी मासूम है जी, वो सवाल इसीलिए इस तरह से करते हैं, मासूमाना सवाल है। अगर आपका बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो आप कंसर्न के पास क्यों जा रहे हैं? आई मीन उसकी जुडिस्डिक्शन ही नहीं है। आप एजेंट को जब तक ये समझते रहेंगे कि वो आपको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर देगा, तब तक आप फंसते रहेंगे, तो फिर शिकायत भी क्यों करते हैं? दैट इज द रीजन मैं कह रहा हूँ कि आप गवर्नमेंट्स को और इदारों को जो है वो आपको करना चाहिए। आवाम तो सीधा सवाल भी करेगी, बात भी करेगी कि बैंक स्टेटमेंट्स या हमारे डॉक्यूमेंट्स के बारे, कई जगह पर तो हम ये देखते हैं जो ज्यादातर लो स्किल वर्कर्स कह लें, जो ज्यादा तालीमी याफ्ता नहीं होते, वो फंसते ज्यादा हैं। पढ़ा लिखा भी तो फिर भी ड्यू डिलिजेंस कर लेता है, पूछ लेता है, एआई को यूज कर लेता है, रिव्यूज करता है, चेक करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही फैक्टर है कि बैंक स्टेटमेंट हो या कोई भी चीज हो, आपने किसी और से नहीं, आप कर क्या सकते हैं? बीइंग एन एक्सपर्ट मैं ये बता सकता हूँ कि अगर आप मिसाल के तौर पर आप विजिटर वीजा की बात तो आपने करना क्या है कि आपने तैयारी करनी, जैसे आप किसी को कह रहे हैं कि मैं A1 ग्रेड कैसे लूं या इम्तिहान कैसे पास करूं, तो आप ये तो नहीं कहेंगे कि ना वो पर्चा रिलीज करके आप कर लें या किसी के आप जो है ना वो असिस्टेंस ले लें। आपने उनको कहेंगे तैयारी करें, तो ठीक, आप उसको ग्रेजुअली इम्प्रूव करें, सही रिसोर्सेज से करें, बेहतर जस्टिफिकेशन से करें, तो आप कामयाब हो सकते हैं। अदरवाइज आपके लिए मुश्किल होगा। ये ना करें कि नहीं है मेरे पास, अब मुझे बताओ मैं क्या करूं। Exactly. आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, अदरवाइज आप दूसरे का हक भी मार रहे हैं ना, जो बेचारा इतनी मेहनत करके आता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, जैसे एजेंट्स का जो 2022 के बाद से मामला है विजिटर वीजा के ऊपर, ये मैं तब मुझे दिलाना भी चाहता हूँ गवर्नमेंट को कि विजिटर वीजा के ऊपर एजेंट्स ने, क्योंकि आसान काम, सोशल मीडिया फ्री आपको प्लेटफॉर्म मिल गया, आप जो है वो कंटेंट इजीली जो है डेवलप कर लेते हैं। जो जितना खूबसूरत है, जो जितना ज्यादा जो है ना वो अच्छा कंटेंट डेवलप कर सकता है, वो आकर वीजा भेजता है, उसके ऊपर लोग बम्बार्डमेंट करते हैं और उसका जो वेल्थ है वो बढ़ते चले जा रहा है। एक विजिटर ट्रैवल एजेंट को कभी आपने देखा, ये दीज आर ट्रैवल, आप विजिटर वीजा कर रहे हैं तो आप ट्रैवल एजेंट हैं या नहीं, पहले तो ये बताएं। जी बिल्कुल ठीक है। तो ट्रैवल एजेंट में सिर्फ वीजा करके आप इतना कामयाब अगर होते हैं तो इसका मतलब ये क्यों
क्योंकि आप हर उस बंदे को जो कि क्वालिफाइड नहीं है बेचारा, या जो इसकी इतनी बसात नहीं है, वो क्या करता है कि उसको कहा जाता है कि आप कनाडा का विजिटर वीजा $185 पे करो। ये स्टेटमेंट्स है ना, रिकॉर्डेड है। अब डिलीट कर दे मेरी बात से तो अलग बात है, बट रिकॉर्डेड है कि $185 पे करें और वहां चले जाओ और अपनी जिंदगियां बनाएं। सबसे बड़ा सवाल है, सबसे बड़ा ये क्वेश्चन है, जहां आपको ये सवाल मिले उन उदारों को उनके साथ क्वेश्चनिंग या उनके साथ बात करना चाहिए कि आपने ये बात कही कि विजिटर वीजा के ऊपर आप जाकर टूरिज्म करेंगे या फैमिली विजिट करेंगे या बिजनेस ट्रिप करेंगे, ऐसा ही वो रिकॉर्ड है आपके पास। आपने लोगों को $185 करके $100 करके आपने लोगों को भेजना शुरू किया, कुछ लोग गए भी उसके अंदर और उसमें से मैक्सिमम लोग तो रिफ्यूज ही होते हैं। बिल्कुल ऐसे कि उसको तो आपने लालच दिया, बिल्कुल ये बेचारा आके पेमेंट करते हैं, लाखों हजारों लोगों से आप पैसे जमा करते हैं और फिर उसमें से 4 लोग 5 लोग आपके अप्रूवल होते हैं, वो आप दिखा भी देते हैं। ये तरतीब अब खत्म होने चाहिए, अब से भी अगर कोई स्टार्ट करेगा तो फिर मेरा ये क्वेश्चन है अब्दुल साहब के स्टूडेंट्स के हवाले से बताएं कि अगर स्टूडेंट्स हैं और वो पढ़ाई के वर्ष से जाना चाहते हैं, और इस तरह भी होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जाते हैं और वहाँ पर वो जॉब्स शुरू कर देते हैं, उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। लीगल है, लीगल है, हाँ, बहुत सारी कंट्रीज के अंदर आप जो है वो स्टडीज के साथ जॉब कर सकते हैं। एक लिमिटेड टाइम उनको मिल जाता है, 20 आवर्स पर वीक आपको मिल जाते हैं मुख्तलिफ जगह। खासतौर पर जब ये ऑस्ट्रेलिया कनाडा में अक्सर लोगों के पास ही बैंक स्टेटमेंट के मसाइल रहते हैं, तो ऐसी कंट्री, चूंकि अब यूरोप बहुत ज्यादा जो है ना वो फोकस हो चुका हुआ है एजुकेशन के हवाले से भी। देखें ना, इटली जैसे है, इटली के अंदर आपको स्कॉलरशिप आपको मिल जाती है, और कंट्रीज में मिल जाती है, स्वीडन है। यूरोप के अंदर सिर्फ लोग इसलिए भागते हैं कि लैंग्वेज बैरियर है, जबकि पढ़ा लिखा, जब देखिए अगर आपका मेन डेस्टिनेशन या आपका जो मेन फोकस है वो पढ़ाई है, पढ़ाई के साथ आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं, प्लानिंग करें, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे उस कंट्री की क्वालिफिकेशन लेंगे, फिर लैंग्वेज भी जब आप इंटरनेशनली लोगों से मिलते हैं, लैंग्वेज भी थोड़े बहुत आप सीखते हैं, बेसिक लैंग्वेज सीख जाते हैं, तो आप इंटीग्रेट आप इजीली कर सकते हैं उस माशरे के अंदर। यूरोप में फायदा ये है कि एक कंट्री में पढ़ने या विजिट करने से 28 कंट्री में आप चले जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, शेंगन आपके पास है, तो आप घूम सकते हैं, फिर सकते हैं। लेकिन ऐसी भी अपॉर्चुनिटी है, अक्सर लोग, क्योंकि देखिए हम कहते हैं कि बस छोटे से पैसे देकर हम जो चले जाए। जर्मनी का जॉब सर्च वीजा है, आपके पास 13,000 यूरो से करीब आप ब्लॉग अकाउंट करें, वो आपके ऊपर खर्च होंगे, आपको 1 साल का वो जॉब सर्च करने के लिए वीजा दे रहे हैं जी, तो करना चाहिए आपको। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक चीज और है, और वो ये है कि जो हमारा स्टूडेंट होता है वो बाहर जाने के ख्वाब जरूर देखता है, मगर वहाँ का जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है उसको कैलकुलेट नहीं कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। एग्जैक्टली। फिर ये होता है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में वो कहते हैं कि फिर हमें अपना या तो कोर्स चेंज करना पड़ता है या फिर यूनिवर्सिटी से वो किसी लोकल कॉलेज के अंदर आ जाते हैं। ये स्ट्रैटेजी सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है अवाम के लिए, पूरे पाकिस्तान से बाहर लोग जो भी स्टडी पे या इमिग्रेशन में प्लानिंग स्ट्रेटेजी एज पर योर प्रोफाइल, बिल्कुल ठीक है, वो होना चाहिए। ये जब तक नहीं होगी और टाइमली अप्लाई, खासतौर पर स्टूडेंट, अब कोई सेशन आ रहा है तो हम एट द 11th आवर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं और फिर उसमें वीजा रिफ्यूजल और सिलेक्शन हो रहा है, ज़्यादा हो जाता है। एग्जैक्टली। तो दोनों चीज, प्लानिंग इंपॉर्टेंट है। हम बगैर प्लानिंग के, हम सिर्फ अपने हालात के, आज मेरे हालात खराब हो गए, मुल्क के हालात खराब हो गए, आपको प्लानिंग करनी होती है। स्टडी रूट भी एक बहुत अच्छा रूट है, गारंटीड आपका पीआर का नहीं, लेकिन टुवर्ड्स पीआर बहुत एक इंपॉर्टेंट रूल है। फॉर एग्जांपल आप देख लेंगे यूरोप के अंदर देखें या यूएसए में देखें, कनाडा में देखें, ऑस्ट्रेलिया में देखें, आपको पोस्ट यूके में होता पोस्ट स्टडी वर्क आपको मिल जाता है। इट मीन्स कि वो कंट्री जब आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रही है, पढ़ा रही हैं, आपको नॉलेज दे रही हैं, तो वो चाहती है कि आप वहीं का हिस्सा बने और वहीं जॉब हासिल करें। एग्जैक्टली। बट अब ये वेस्ट की बात हो रही है, इंग्लैंड से चले शुरू कर लेते हैं। वहाँ पे जो पॉलिसी है वो बिल्कुल चेंज हो चुकी है। 10 साल के बाद मेरे ख्याल में जाके आपको कंसिडर किया जाएगा, अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है तो फिर आप जो है वो अप्लाई कर सकेंगे, और इट्स अ हेल टाइम टेकिंग प्रोसेस, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। कनाडा की जब बात करते हैं तो कनाडा के अंदर जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है कि ये पोटेंशियल थ्रेट, हाउसिंग इश्यूज भी हैं, और वैसे भी इन्फ्लेशन की जो हिट लगी है वो सबको ही उसने इफेक्ट किया है, तो ये बड़ा मुश्किल काम है। स्टूडेंट्स के लिए क्या एडवाइस है? वो ये चाहते हैं कि जैसे ही उनका मास्टर्स कंप्लीट हो, 1 या 2 साल की जॉब के बाद उनको जो है वो पीआर मिल जाए। अच्छा रूट ऑप्शन कौन सा? कनाडा अच्छा रूट है, स्टिल अच्छा रूट है, स्टडीज के थ्रू राइट है। इमिग्रेशन में तो डेफिनेटली जब मेडिकल हजरात जितने भी हेल्थ केयर वाले उनको चांस देना चाहिए। लेकिन ठीक है, कोशिश ये करना, देखें अगेन प्लानिंग आएगी, फौरी तौर पर कुछ भी नहीं होगा, हर चीज टाइम टेकिंग होती है। आप प्लान करें, फ्रेंच सीखने की कोशिश करें। अच्छा, ये भी सॉरी मैंने पूछना था कि स्टेट टू स्टेट वेरी करती है पॉलिसी, और वहाँ पर जो है जैसी जिस स्टेट में जिसकी रिक्वायरमेंट होगी उसके लिए फिर एप्लीकेंट जो है ना रिक्वायर्ड होते हैं। ये जरा बताइएगा इसके। ऐसे ही है कनाडा में तो ओवरऑल अगर सिर्फ क्वेबेक को अगर छोड़ दें, वहाँ फ्रेंच होती है, लेकिन फ्रेंच एक बहुत बड़ा फैक्टर है, वहाँ प्लस पॉइंट है कनाडा के लिए, कंसीडर करें सेकंड लैंग्वेज है, तो कनाडा स्टिल अच्छा ऑप्शन है फॉर स्टडी पर्पस के लिए। और इमिग्रेशन के लिए अगर हम बात करें तो इमिग्रेशन में हेल्थ केयर और आईटी प्रोफेशनल स्टिल कंसीडर की जा सकते हैं, बट प्रोविंसेस के थ्रू।
और एक जो नया प्रोग्राम लॉन्च है मार्केट में, फिर अगेन वो सोशल मीडिया पे बड़ा गलत इस्तेमाल होता है, C11 C11 कह लें, C11 कह लें, कि वो एंटरप्रेन्योर्स के लिए जी, कुछ लोग कह रहे हैं कि $50,000, कुछ कोई कहता है, हम भी कहते हैं, लेकिन एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है फंड्स की। अब फंड्स के लिए लेकिन कॉमन सेंस क्या कहती है कि मैं कोई भी बिजनेस जो है वो स्टार्टअप के या बिजनेस के बारे में बात करूंगा तो पैसा तो होना चाहिए। बिल्कुल ठीक अब है। या आवाम को, आपने तो कहा था पैसे तो कुछ नहीं होते, एग्जैक्टली, आपने कहा था बैंक से फाइनेंस करना है तो उसकी श्योरिटी तो लानी पड़ेगी ना, कि मटेरियलाइज कैसे कि करोगे। मुझे बिजनेस क्या करने जा रहे हैं। बिजनेस की रिक्वायरमेंट ये है कि आपका बिजनेस स्केलेबल, वायबल आपका होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, और वो कनाडा की या तो कल्चरल जॉब अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट या जो है ना इकोनॉमिकल बेनिफिट प्रोवाइड करना। अच्छा। ये एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम नहीं नॉर्मली कि आप कोई भी बिजनेस आपने कर लिया। तो C11 एक अच्छा ऑप्शन है, बट अच्छे हाथों में जाए जिनको बिजनेस एक्यूमेंट, ये बड़ा मैटर करता है। इमिग्रेशन एक्यूमेंट और बिजनेस एक्यूमेंट दोनों होने चाहिए। एब्सोल्युटली। ठीक है, आदिल साहब मुझे ये बताएं कि ट्रैवल हिस्ट्री कितनी मायने Very रखती good है question. चीज में? देखिए इमिग्रेशन में तो कुछ नहीं, आपको अगेन बात ये कि समझ लें, जो यही नतीजा निकलता है कि अगर लोग ये भी कर रहे हैं कि ना ट्रैवल हिस्ट्री बनाते हैं, वो विजिटर वीजा की हद तक है। ओके, ये हमें रोकथाम देखनी होगी, सोचनी होगी। आज से बोलेंगे देखिए हमारा काम है अजान देना, नमाज को कोई आता नहीं आता, दैट्स मैं ये बात बता दूंगा लोगों को कि अगर आप विजिटर वीजा कर रहे हैं तो पहली बात है कि उसको डंकी का रास्ता ना बने। ओके। एक दूसरा ये है कि विजिटर वीजा के लिए ही इंपॉर्टेंट है सर कि अगर आपको शौक है यूके, कनाडा, यूरोप, USA जाने का, तो आप ट्रैवल हिस्ट्री बनाइए, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि आप कह रहे हैं कि मुझे टूरिज्म पे जाना है जी, और डायरेक्ट आप USA कनाडा अप्लाई कर रहे हैं, तो कहेगा कि भाई मेरा तो यहाँ से कनाडा तो शुरू वैसे ही करें। टूरिज्म कंट्री नहीं है, एग्जैक्टली। तो आपने टूरिज्म किया क्या है अभी, तो पहले आपको होना चाहिए, आप मुख्तलिफ कंट्रीज को, बट एटलीस्ट यू हैव टू हैव बेसिक नॉलेज कि कनाडा के अंदर अगर आप मिसाल के तौर पे आपसे पूछ लिया जाए कि वहाँ पे टूरिस्ट के लिए कौन सी ऐसी अट्रैक्शन है, तो अगर आपको नहीं पता होगा तो आप ट्रैप हो जाएंगे। आई टेल यू, आपकी जनरल नॉलेज के लिए आपकी इजाजत से बता दूं, बगैर ट्रैवल हिस्ट्री के भी लग सकता है चांसेस। अच्छा, इसी का जो क्वेश्चन इसका पार्ट बी है वो ये है हमारा कि इसी तरह बहुत सारे लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री होती है बट उसके बावजूद रिफ्यूज हो जाता है। वो ये कहते हैं कि जी हमारे पास तो हमने पूरा स्कैंडिनेवियन कंट्रीज घूमी हैं, फार ईस्ट गए हैं, इधर गए हैं, उधर गए हैं, अफ्रीका हमने एक्सप्लोर किया हुआ है, बट जब अमेरिका, कनाडा और स्पेशली कनाडा की बात आती है रिफ्यूज क्यों जाता है? डॉक्यूमेंट्स की जो कंसिस्टेंसी होती है वो आपकी इम्पोर्टेंट राइट, कंसिस्टेंट होना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन प्रिपरेशन बहुत अच्छी, लोग इग्नोर कर जाते हैं, ठीक है ना, ओवरलुक कर जाते हैं जब बहुत भी ओवर, जिसको आप कहते हैं ओवर हो जाते हैं, जहाँ छोटी मोटी गलती, आपका पर्पस अगर सही नहीं है डिफाइन कर रहे, आप उसके अंदर आइटरी सही नहीं डिफाइन किया, तो आप एक अच्छी प्रोफाइल होने के बावजूद भी रिफ्यूज हो सकते हैं। चांसेस कम है बट रिफ्यूज होते हैं और हो सकते हैं, और उससे आप डेफिनेटली दिल बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। कोई इमिग्रेशन स्कैम नहीं लग गया अंटिल अनलेस का आपका कोई फेक या फ्रॉड जो डॉक्यूमेंट आपके नहीं है, तो आप रीअप्लाई करें, बेहतर अप्लाई करें। अगेन स्ट्रेटजी बेहतर हो, इन डॉक्यूमेंट्स की प्रिपरेशन अच्छी होना चाहिए, आपका सबमिशन बेहतर होना चाहिए। वहां पर ही रोल आता है कंसल्टेंट का कि वो अच्छी तरीके से तो रीअप्लाई करना ठीक है। रिफ्यूज होने के कितनी दफा हम रीअप्लाई कर, वो तो आप कभी भी आप कर सकते हैं, कोई ऐसा रूल नहीं है कि आपके एज लॉन्ग, देखिए अगर प्रोफाइल में कोई चीज कमी है, मिसाल के तौर पर फंड्स आपके कम थे और उसमें रिफ्यूज हो गया, अब आप 10 मरतबा अप्लाई करें तब भी रिफ्यूज होंगे, और ज्यादातर कंप्लायंस की वजह से ऐसे ही जैसे फेल होते तो आप क्या कहेंगे, दोबारा तो कर सकते हैं बट आपको तैयारी करनी। अच्छा, एक और खबर शेयर कर लेते हैं B2 कैटेगरी के हवाले से। US वीजा के ऊपर US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी hefty अमाउंट जो है वो रखी थी कि जिनके पास होगी वो ट्रैवल कर सकेंगे, बट वहाँ की जो प्राइम कोर्ट है उसने उसको वेव कर दिया है। तो ये उन लोगों के लिए जो B2 के अंदर अप्लाई करना चाह रहे थे उनके लिए आई थिंक एक स्ट्रिक्ट ऑस्ट्रेलियन एडमिनिस्ट्रेशन है, मुख्तलिफ चीजें लेके यूटर्न वो करते रहते हैं। ये मैटर करती है क्योंकि अब बहुत सारे केसेस पेंडिंग में चले गए। US के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौर में, लास्टली बड़े वीजाज लगे, अमेरिका में बहुत सारे लोग गए, बट जैसे ही टर्न अराउंड आया, टर्न अराउंड एज यू अंडरस्टैंड, तो जैसे ही वो आया है उसके बाद फिर बड़ी प्रॉब्लम्स हो गई हैं, केसेस पेंडिंग होना शुरू हो गए। क्या वाकई ऐसा होता है? इसलिए कि देखिए भीड़ चाल है ना हमारे यहाँ, जब EB2 का सिलसिला शुरू हुआ तो US के को भी कंसिडर करना, इससे पहले आप देख लें US को कोई कंसिडर इस सेंस में नहीं करता सिवाय इसके कि आप फैमिली इमिग्रेशन करते हैं। तो लोगों को पता जब चलना शुरू हुआ कि भाई EB2 है, O1 है और E1 है और EB1A है, ये सारे प्रोग्राम्स हैं जो हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए हैं, तो फिर और US चूंकि एक बेटर डेस्टिनेशन है और लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी के अंदर स्टिल अ बेटर ऑप्शन होता है, लोग वहां पर अच्छा डॉलर्स में कमा सकते हैं, ऑप्शन 50 स्टेट्स का एक कंट्री है, तो लोगों को रुझान मार के 2022-23 के बाद से सारा सिलसिला शुरू हुआ है। तो US के अंदर जब जो बाइडेन का दौर था तो उसमें तो बहुत बड़ी तादाद में उन्होंने वो क्योंकि इमिग्रेंट फ्रेंडली थे उन्होंने किया। उसके बाद जब रेजिम चेंज हो गई है तो उसके बाद जो है ये पॉलिसीज में बहुत स्ट्रेंज लोगों ने आते के साथ ही मुख्तलिफ जो है वो
नए immigration laws निकाले, introduce करवा लॉज इंट्रोड्यूस करें। अब ये भी होता है कि आप B1 B2 के ऊपर जाकर चेंज ऑफ स्टेटस इतनी आसानी से नहीं करा सकते। यू नीड टू प्रूव बहुत Exactly. आप जो है ना स्ट्रॉन्ग आपको जो है एविडेंसेस देने पड़ते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें होते रहती हैं और इसके ऊपर नज़र भी रखना चाहिए। जितनी जल्दी जब प्रोग्राम आता है तो लोग शशोपंज में भी रहते हैं, हाँ। होगा नहीं होगा। अब वही चीज़ जो 6 महीने में हो रही थी अब 2 साल से ऊपर चली गई। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी अच्छा आदिल, मैं ये पूछना चाहती हूँ, अगर जी आप प्लीज इजाज़त गो हो अहेड। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, जिस तरह हम देखते हैं अगर हम टूरिज्म के शौकीन हैं और हम किसी कंट्री में जाना चाहते हैं, बहुत एक्सपेंसिव भी होता है ये सब। कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं पाकिस्तानियों के लिए, ये बताएं जो देख रहे हैं, वो कौन सी कंट्रीज़ होंगी जो हमें अच्छे बजट में जाने को हमें मिलेगा और हम एंजॉय करेंगे? वाह आपका जी, सवाल जबरदस्त जबरदस्त, ये सबका सवाल है, ये पूरे पाकिस्तान मैं का सवाल है। आवाम का जी, आवाम की नुमाइंदगी वेरी है। गुड क्वेश्चन। और यही सवाल बस जी। नहीं होते हैं और लोगों के भी होते हैं। देखिए पहले तो मैं इसको तो थोड़ा लाइटर मोड में आपको जवाब दे दूं कि घूमना फिरना में कोई, जब तक आपके पास पैसा अच्छा नहीं है, मुझे अभी लाहौर भी घूमने जाना लेकिन है बहुत ज्यादा पैसा ना खर्च करते हुए हम हाँ, थोड़ा बचा जी, भी लें, जी। क्योंकि ट्रैवलिंग तो आई थिंक देखिए बहुत महंगी बट होती है। अगेन देखिए एक लग्जरी हाँ। शौक है। जी जी हाँ, यू कैन definitely। नॉट से कि ना मुझे मलेशिया भी अगर जाना है, सिंगापुर अगर जाना है, आपके पास पैसा एक होना बजट के हिसाब से चाहिए। है। अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल हम्म। 5-6 लाख रुपए हैं, ठीक है जी। मेरे अपनी जमा पूंजी हाँ। के 5-6 लाख रुपए हैं और मुझे मलेशिया या कोई भी कंट्री आप कह रहे हैं जो थोड़ा सा आप कहते हैं सस्ता है, दुबई भी जाना हाँ। है मिसाल के तौर, तो मुझे 3-4 लाख रुपए लगने हैं, तो बाकी जेब में क्या बचेगा? अच्छा इसका मैं रहूंगा कैसे? ये सारी चीजें Exactly. कैसे होंगी? अच्छा एक पार्ट इसका ये भी है कि हम अपनी जो ट्रैवल हिस्ट्री है उसको कैसे मेंटेन करें एंड वे टू बिगिन, दैट्स द क्वेश्चन। एक कॉलर है, उनको शामिल कर लें, फिर उसके हम बाद इसको डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है यासिर भाई, कैसे हैं? कमर बात कर रहा बिल्कुल हूँ ठीक ठाक। सियालकोट से। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं, फरमाइए। सर मैं कमर बात कर रहा हूँ सियालकोट से सर। हेलो, फ्रॉम सियालकोट, ठीक है कमर साहब जी। आवाज आ रही है यासिर भाई? जी जी जी, फरमाइए कहिए। आप। ये यासिर भाई मुझे ना ये डन वीजा जो है उसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। कि वो जो 30,000 40,000 30 लाख 40 लाख मांगते हैं, वो क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी मुझे डिटेल बताएंगे सर? डन वीज़ा अभी बताते हैं आपको जी, ये भी बता देते हैं। पहले तो ट्रैवल हिस्ट्री कैसे मेंटेन करें, कहाँ से स्टार्ट करें, और दूसरा ये क्वेश्चन, ये आजकल एक टर्म इस्तेमाल होती है Done हमारा, डन वीज़ा। ये क्या क्या है? चक्कर है? ऐसे ये मैं कैसे आपको मेक श्योर कोई कर सकता है कि और मैं उसके तो लिए इतने 22 साल amount से मांगते हैं? 22 साल से Really? इस इंडस्ट्री में हूँ। प्लीज बहुत उतार चढ़ाव चीजें देखता है और देखा भी है, क्योंकि आप सबको पता ही है जैसे सुबह बोल के मेरे माय फादर वाज आल्सो कंसल्टेंट, बड़े भाई भी हैं, तो हमने बड़ी चीजें देखी हैं और आज तक देखते हैं। बट मैं उनके जवाब देने के मैं ऑल हम ये जवाब दे सकें कि भाई आपको भी बताकर या एजुकेट करके ऐसा तो फायदा नहीं होना, इसलिए कि आपने तो डन पे ही समझना उसको, और वो आपको जो ना मरूब भी कर लेंगे, राम भी कर लेंगे, सब कुछ हो जाएगा। आपके सबसे पहले सवाल के बाद में इस पर आऊंगा कि एक तो ट्रैवल हिस्ट्री बड़ी, जब हमने कहा कि इंपॉर्टेंट होती है, आप अपने फाइनेंस के हिसाब से, अगेन मैं ये कहूँगा फाइनेंस के हिसाब से अपनी जो जिसको हम छोटी कंट्रीज कह सकते हैं आम इस्तेलाह के अंदर, कि जो छोटी कंट्रीज लाइक मलेशिया हैं, ये टूरिस्ट कंट्रीज हो। ऐसे भी नहीं हो कि आप कहना मैं बांग्लादेश ले आऊंगा तो टूरिस्ट कंट्री तो सच नहीं करेंगे। तो आप मलेशिया हो गया, थाईलैंड हो गया, सिंगापुर हो गया, इंडोनेशिया हो गया, फिर आप मिडिल ईस्ट में आ जाएंगे, दुबई हो गया, कतर हो गया, फिर आप इस साइड पे यूरोप साइड में थोड़ा बहुत टच करेंगे, या सब एशियन साइड के ऊपर आपका जॉर्जिया है, बाकू है, अजरबैजान, फिर आपका जो है वो यूरोप साइड पे टर्की आ गया। टर्की करने के बाद आप अब हर चीज के लिए आपके पास फाइनेंसेस अच्छे, डायरेक्ट स्टेटमेंट मेंटेन, और बैंक स्टेटमेंट और सारी चीजें मेंटेन उसी वक्त होगी या तो आपकी सैलरीज बहुत अच्छी है, या आपका बिजनेस बहुत अच्छा है, फ्लो अच्छा होता है, आता है और आप लगाते हैं, करते हैं, या आपने एक साथ ही अगर करना है तो आपने अच्छा पैसा जमा किया, 15-20-30 लाख रुपए आप हैं, अब आप अपना बजटिंग आपने खुद करनी है, या तो किसी की हेल्प लेंगे एक्सपर्ट की, वो आपको बताएगा कि कौन कौन सी कंट्रीज कैसे करना चाहिए, और उसके ऊपर वर्कआउट करें जी। रादर देन हम सिर्फ इस पे कोशिश करें, जो मैं बार बार ये बात करता हूँ कि रादर देन हम डॉक्यूमेंट्स को मैनिपुलेट करने की कोशिश है कि बस मैं बाहर निकल जाऊँ, किसी तरह निकल ठीक है ना। ये डन का भी सौदा यही है कि जैसे डिजिटल डन की, तो डन की कोई चीज नहीं होती, किसी का चाचा मामा भतीजा, मैं कितना बड़ा भी लॉयर कंसल्टेंट बन जाऊं, मैं कितना बड़ा भी जो है ना वो हो जाए, कोई भी शख्स ये नहीं कह सकता कि मैं डन का वीजा आपको करा दूंगा। प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, लेकिन टैक्टिक्स होती है, प्रोबेबिलिटी होती है, और उसमें तुक्का होता है जी। इसको कहते हैं जैसे क्रिकेट के अंदर हम निकल के आपने छक्का मारने की कोशिश, ज़्यादा छक्का हो जाएगा आउट हो जाएंगे ना, बिल्कुल ठीक। तो बात ये है कि वो ये होता है कि यासिर की प्रोफाइल ली और मैंने कहा यासिर आपका केस 100% में करा दूंगा, प्रोफाइल में देख लिया, फंड्स थे, चीजें थी, और उसके ऊपर आपको इतने पैसे मुझे देने, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अगर नहीं होगा तो मैं आपसे नहीं लूंगा। अब मैंने जो एजेंट है उसने गैम्बल किया जी, ठीक है ना, मार्केट में वो 50,000 रुपए का था, जो नॉर्मली कंसल्टेंसी अगर कोई चार्ज करे 1 लाख रुपए का, वो आपसे कहता मैं 15-20 लाख रुपए लूंगा, 10 लाख रुपए लूंगा, 5 लाख, उससे ऊपर लग गया,
तो मैं अगर 5 केसेस भी फ्री में करूं जी तो मेरे एक भी बंदा कर जाएगा तो मेरे लिए फायदा है। बिल्कुल ये इसी तरीके से काम होता है। अगर आप नहीं समझेंगे, और ये खास तौर पर अपर साइड के ऊपर ही ज्यादा होता है, हमारे यहाँ इधर बहुत कम रेशियो है, इसलिए तो आम आदमी तक अगर ये बात पहुंचती है, पहुंचाई जाए कि ये रिटर्न के सौदों के ऊपर ना जाए। एक और चीज, और वो ये है कि हमारी सोसाइटी में हमारा आपको हेड हंटर्स बहुत नजर आएंगे, और प्लस ये कि आपके पास हर थोड़ी देर बाद एक ऑप्शन जो है, आपके पास एक मेन्यू पॉपअप होगा आपके मोबाइल के ऊपर, जिसमें लिखा होगा कि आप मिडिल ईस्ट के अंदर नौकरी हासिल करें, कनाडा के अंदर नौकरी हासिल करें, आगे तनख्वाह भी लिखी होगी और ये सारी चीजें। जब आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक अननोन लिंक के आपको ले जाएगा, और फिर आप मुस्तकिल अपनी इंफॉर्मेशन वहाँ पे शेयर करते चले जाएंगे, और फिर एक पूरे ट्रैप में आ जाएंगे। वापस आ जाएं। ऑफिशियली कैसे इसको परस्यू कर सकते हैं कि हमें पता चले कि ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे ऑफिशियल जॉब डिक्लेरेशन है। देखिए, आम आदमी के पास जिसे हम कहते हैं कि ज्यादा ट्रैक जो होता है वो लोअर तबका होता है, जो बाहर ज्यादा बेचना चाहते हैं। क्वालिफाइड बंदा होगा तो वो ठग से उठाएगा, एआई से पूछेगा, ठग से उठाएगा, वो गूगल पे चले जाएगा, देखकर जो कंपनी आपको ऑफर करी, सबसे पहले जो एम्प्लॉय जहां से भी आपको ऑफर आता है, बिल्कुल ठीक, उसको प्रॉपरली आपने वेरीफाई करनी, एम्बेसी से, काउंसलेट से, वेबसाइट से आपने देखना है। ये तो पहला तरतीब हो गया। बिल्कुल ठीक। बाकी जो एजेंट्स की बात होगी, खासतौर पर कनाडा की बात करें, लाइसेंस होना चाहिए या ऑथराइज होना चाहिए जी, वो चेक कर लें। अगर वो भी नहीं कर सकते तो उसका ट्रैक रिकॉर्ड, ऑफिस, चीजों को आप देखेंगे, रिव्यूज को आप देखेंगे, चीजों को कि कितने अरसे से काम कर रहे हैं। जी, अब अनफॉर्चुनेट ये है क्योंकि जितना स्कैम बढ़ता है उसको हैंडल करने वाले भी बढ़ जाते हैं। एक ट्रैप हमारा और बताता हूँ, बड़े मजे का है, आपको ये भी चले पता है लोगों की नॉलेज के लिए। आप जाते हैं जी एक XYZ कंसल्टेंट के पास जाते हैं, आई एम श्योर किसी का नाम ना हो, मैं XYZ मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ। उसकी जिस जगह वो बैठा होता है ना, जैसे ही पीछे स्क्रीन है, वहां पर एक मैप लगा होता है पूरी दुनिया का, और नीचे एक नंबर लिखा होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होता है। जब आप उसको वेरीफाई करते हैं ना मोबाइल के ऊपर, इत्तेफाक से वो आपको लाइसेंस मिलता है, मगर वो भी लाइसेंस नहीं होता, वो किसकी फ्रेंचाइज लेकर बैठा है आपको नहीं मालूम। ये कैसे मेक श्योर किया जाए कि ये राइट कंसल्टेंट है? देखिए, मैं ऐसे भी कंसल्टेंट्स को जानता हूँ जो लाइसेंस भी हैं, उनका स्कैम करने का तरीका का भी डिफरेंट, तो बहुत सारे लोग नाराज हो जाए। मैं आपको बता रहा हूँ आपको ये बात, क्योंकि आप पहचान भी नहीं चैलेंज पे बात कर ठीक तो है। इसलिए ये इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि हमारे यहाँ ये होता है ना कि उठा के अप्रूवल्स भी दिखा रहे होते हैं, नॉन रजिस्टर्ड लाइसेंस कंसल्टेंट, तो अलग बात है क्योंकि आवाम नहीं समझ सकती। मुझे आई एम श्योर, मैं बताना चाहूँ तो बता सकता हूँ, भाई कनाडा का लाइसेंस होता है, बाकी जगहों का कोई लाइसेंस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल न्यूजीलैंड का भी लाइसेंस है, लोग पे भी न्यूजीलैंड को बेच रहे होते हैं। आई एम सॉरी अदल साहब, कॉलर है, सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ है और वो आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं खुर्शीद बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। खुर्शीद इस्लामाबाद से, जी खुर्शीद कहिएगा। जी, मैं प्रोग्राम देख रहा हूँ, काफी इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम है, तो मेरी 2 क्यूरी हैं, अगर मुझे बता सकें तो। जी बहुत शुक्रिया, जी सवाल कीजिएगा। जो है मेरी बेटी ने कुछ 2 साल पहले की बात है, कनाडा के लिए अप्लाई किया था। ठीक है। तो सारे उसने अपना जितना भी यानी के चीजें पूरी करनी थी, डॉक्यूमेंटेशन पूरी की, तो बिल्कुल एंड पे जाके 2-3 महीने बाद उसका रिजेक्शन आ गई थी। ठीक। फिर दोबारा उसने अप्लाई करना चाहा, तो मुझे किसी ने कहा, समझदार बंदे ने, दोस्त था मेरा कनाडा में, उसने कहा कि जी अभी ना करें वरना दोबारा वो हो जाएगा। तो मेरी बेटी ने ये बात नहीं मानी। ठीक है। तो दोबारा किया और दोबारा उसका वो हो गया था। अब मैं अपने बेटे को, मेरा बेटा जिसकी उम्र 26 साल है, वो भेजना चाहता हूँ यूके में। ठीक है। तो वो मेरे जानने वाले, उन्होंने कहा जी आज आए, करना ही कुछ नहीं है, बस आप इतने पैसे जमा कराएं और ये बस समझें कि अगले दिन यूके पहुंचेगा, फटोफट पासपोर्ट बनाएं। तो वो मुझे थोड़ा सा डाउटफुल चीजें लग रही हैं, तो कुछ इस सिलसिले में कुछ आप आगाही दे दें। अभी बता देते हैं, ये बड़ा एक क्रिटिकल मामला है। ये सवाल ये कर रहे हैं इस्लामाबाद से हमारे भाई, ये पूछना चाहते हैं कि उनकी बेटी का केस उन्होंने किया, बिल्कुल लास्ट मोमेंट के ऊपर उनको जो है वो रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। उन्होंने कंप्लाइंस दोबारा से की, दोबारा से उसको रीप्रोसेस किया, बट उसके बाद भी वो उसको ये नहीं बताया कि कर सके किस कैटेगरी में था। ये थोड़ा सा मैं हुजूर आपसे जरा गुजारिश ये करूंगा कि आप नंबर जो हमारे दिए गए हैं इसके ऊपर अगर राब्ता कर लें बाद में, तो हम इसको जरा केस को समझ के फिर बता दें, क्योंकि समझना ये पड़ेगा कि किस नौयत का वीजा अप्लाई किया था एग्जैक्टली, उसको फिर देख लेंगे
समझ में आएगा कि वजह पहले जानना जरूरी होती है कि उसमें लिखा क्या है। अक्सर जो डॉक्यूमेंट आपके पास आता है ना, जिसके ऊपर रिजेक्शन आती है, उसके ऊपर बताया गया होता है कि इसकी वजह क्या है। अगर आप दुरुस्त कर लेंगे तो फिर आप रिफ्यूज नहीं होंगे दोबारा से। अक्सर लोग यहाँ गलती कर जाते हैं। जनरल में आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। जनरल इन्फॉर्मेशन ये है कि क्योंकि मुझे अंदाजा है, मैं तो इतने लोगों से मिलता हूँ, ये बात अंदाजा ये है कि विजिटर वीजा की बात कर जी कनाडा का विजिटर वीजा अभी जो एक समझ में आ मुश्किल रहा है, तरीन वीजा है, वीजा तो सबसे आसान करके बेचा जाता है। लेकिन समर में चूंकि एक थोड़ा सा जल्दी वीजा का मिलना शुरू हो जाता है, कनाडा का भी ज्यादा देता है, तो उसको लोग कैपिटलाइज करते हैं मैक्सिमम। तो उसके अंदर आपके पास ये होता है कि ना, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल भी सही हो और ऑफिसर को लगे कि इनकंसिस्टेंट है आपका पर्पस, उस पर भी रिफ्यूज कर देता होगा। बिल्कुल ठीक है जनाब। आदिल इस्माइल साहब यहाँ पर हमारे साथ हैं और कुछ देर पहले सवाल जवाब का सिलसिला जारी था। बहुत सारी क्वेरीज, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बट कम वक्त में कोशिश करते हैं ज्यादा। बट वी हैव टू कांग्रेचुलेट हिम फर्स्ट। प्लीज आप एक्सेप्ट कीजिए कि आपको मिडिल ईस्ट के अंदर बेस्ट कंसल्टेंसी फर्म का जो है वो अवार्ड भी मिला है सबसे पहले। इसके लिए इनसाइड एक्सीलेंस अवार्ड है ये जी 2026 का जो नॉमिनेट हो रहा है। वो बहुत सारे लोग काम करते हैं, दुबई तो पड़ेंगे जी, हम उसमें नॉमिनेट करते हैं जो अच्छे कंपनीज अच्छे तरीके से और ट्रांसपेरेंसी के साथ काम कर रही है, तो उनको वो नॉमिनेट करते हैं और फिर उसमें अवार्ड मिलता है। तो मेरे बेटे हैं वो, उन्होंने रिसीव भी किया और वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं माशाल्लाह। और एक थर्ड जनरेशन है इस इंडस्ट्री के अंदर, थर्ड जनरेशन है जो इमिग्रेशन का। तो इस वजह से भी लोगों को अखबार अक्सर लोग जो, क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि पेप्सी ब्रांड तो नहीं कि हर बंदा जानता है, लेकिन जब भी वो जानता है, जब भी वो देखता है, जब भी वो एक्सप्लोर करता है, तो वन ऑफ द टॉप 5 कंसल्टिंग फर्म्स में से हम इसलिए भी हैं कि हमारे एक जगदी बुश्ती एक लेगेसी चल रही है। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट। तो हम पर ये सवाल नहीं बनता कि आप कौन है, क्रेडिबिलिटी के आप कौन है और इससे पहले किया है, आप 22 साल से एक बंदा, उसका बेटा भी अब लेके चल रहा है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो लोगों को कंसिडर करना चाहिए। अच्छा, स्पीकिंग ऑफ मिडिल ईस्ट, हमारा मिडिल ईस्ट इस वक्त वो जगह बन गई जो एक ज़माने में मिडिल ईस्ट जाना जो पाकिस्तानियों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ करता था, बट दिस पॉइंट इन टाइम नाउ इट्स बिकम अ प्रॉब्लम। शी इज़ वेरी राइटली सेड कि अब वो प्रॉब्लम बन गई। लेकिन वो अगेन जो शुरू का हमने मैंने बात रखी शुरू में, वही इसका तसलसल है कि जब तक आपका ये डिजिटल डंकीज वैसे सॉफ्ट स्किल, मैंने एक ज़माने में सॉफ्ट स्किल की बात की थी एक पॉडकास्ट के अंदर, एक बड़े मशहूर हैं उनके साथ। उसके 4 महीने के बाद गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया, सॉफ्ट स्किल सर्टिफिकेट निकाला। तो आई वाज द फर्स्ट वन जिसने ये बात की सॉफ्ट स्किल के हवाले से कि हमारे लेबर्स को सॉफ्ट स्किल्स की ज़रूरत है, क्योंकि उसको नहीं पता होता कैसे जाना है, कैसे रिएक्ट करना है, कैसे कपड़े पहनने, कैसे जीना वो करना है, और फिर उसको स्कैम कैसे करना है और कैसे जो है ना रुकना है। वो सारी बातों को जब आपको नहीं पता, एजुकेट आवाम को हमें एजुकेट करना चाहिए। तो ये बहुत सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है, जो भी जो वक्त के हुक्मरान हैं उनकी जिम्मेदारी होती है, वो एजुकेट करें। अदरवाइज हम ऐसे ही लोग प्रोड्यूस करते रहेंगे जो वहाँ जाकर हमारी बदनामी का जो है ना बाइस बनते हैं। हम यही लोग एजेंट्स भी बन जाते हैं, यही लोग विक्टिम भी बन जाते हैं। तो हमारा जो बैलेंस है वो बरकरार नहीं है। हम इस इंडस्ट्री को इंडस्ट्री के तौर पर लें, इसके इतना हम नोटोरियस हैं, इतना बदनाम है कि हमें कोई भी, चाहे मैं भी हूँगा तो मुझसे भी 10,000 सवाल होता है। बिल्कुल उसके लिए कि ना, जब एक बंदा होता है ना, अ बर्न चाइल्ड ड्रेड्स द फायर होता है, वो उतना डरा हुआ होता है तो उसको फिर असली और नकली का भी नहीं पता चलता ना। तो ये बड़ा फैक्टर है, क्या फैक्टर है? वो है सोशल मीडिया। अब आइए लास्टली जरा इस पॉइंट के ऊपर, ये जो हमने सोशल मीडिया के ऊपर जो कुछ किया है जी, इसने मामले को कितना इग्नाइट किया है, रिफ्यूजल की कितनी वजह बनाई, क्योंकि लिटरली बताया जा रहा है कि आपने सोशल मीडिया पे जो कुछ पोस्ट किया है अगेंस्ट योर ओन कंट्री एंड आवर कंट्री, क्या ये सारी चीजें भी मैटर करती है? देखिए मैटर करेंगी। एक तो अगर इनको कंट्रोल, मैंने वही कहा, अगर ये कंट्रोल के अंदर जब यहाँ कंट्रोलिंग बना रहे हैं या एसओपीज बना रहे हैं, इसमें ये भी चीज शामिल करना चाहिए। बैरून मुल्क डील करने वाले लोग मुझ समेत, उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस, ठीक है, उनके ऊपर उनके जो भी है प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होना चाहिए मेनली, अगर हो सके तो रजिस्टर्ड होने चाहिए। फिर जिस कंट्रीज से वो काम कर रहे हैं, चाहे वो विजिटर वीजा, आम आदमी को पता ही नहीं है कि चाहे विजिटर वीजा हो चाहे इमिग्रेशन हो, लाइसेंस कंसर्न के बगैर नहीं हो सकता, रिप्रेजेंट नहीं हो सकता, पैसे लेके नहीं हो सकता, वो सारा छुप छुपा के भी काम होता है, वो भी नहीं पता हमें। तो हम एजुकेट करें, एसओपीज करें, हमारे प्रोग्राम्स या हमारी अवेयरनेस तो चलता रहती है कि हम आवाम को करते रहते हैं, बट मैंने देखा है कि 10-15 साल से जितनी बात आप कर लें इतनी एजुकेशन नहीं जाती है। अंतिल जैसे आप मिडिल ईस्ट को देखें, उनका कानून सख्त है, तो आप जो स्पिटिंग करते हुए भी डरते हैं, एग्जैक्टली आप कुछ इस लॉ तोड़ते हुए भी डरते हैं। ये तो नहीं करते रहते कि हर वक्त आप टेलीविजन पे बैठ कर लोगों को एजुकेट करते रहे, नहीं होगा। आपको बंद बांधने पड़ेंगे, आप एसओपीज करें, आप क्राइटेरिया बनाएं, उस पर गवर्नमेंट फी भी चार्ज करें, वहां पर भी वो कमा सकते हैं। तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, पहले हम कंट्रोलिंग करेंगे एंड देन फिर हम एजुकेशन देंगे, हर चीज बेहतर होती जाएगी और हमारा जो तशक्कुस है वो बरकरार हो जाएगा।
हमारी वैल्यू होगी। जैसे मिडल ईस्ट के अंदर भी हम कह रहे हैं कि हमें नई वीज़ाज मिल रहे हैं, उन सब की वजूहात तो यही है कि हम जो है ना उसको मैनिपुलेट करते हैं। बिल्कुल ठीक है। ठीक जी, है, मारा। बहुत शुक्रिया आदिल इस्माइल साहब कि आपने इतनी इन्फॉर्मेशन दी Thank you so हमारे much. व्यूअर्स को, और ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव सेगमेंट हुआ है क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरत है इस इन्फॉर्मेशन Exactly, की। बिल्कुल ऐसा ही है। जिस तरह के स्कैम्स हो रहे हैं, जिस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इस टॉपिक पर बात की जाए। एग्जैक्टली, आपका सोशल जी, मीडिया पे जी, बचें, सोशल ये बड़ा मीडिया पर, ज़रूरी है। हाँ। हमारा यू वेरी राइटली You सेड are- कि ये जो स्कैम है इससे बचना ज़रूरी है। खुदारा इससे बचिए, क्योंकि इसमें डायरेक्टली जो चीज़ मुतासिर बिल्कुल। होती है, एक तो आपकी अपनी फाइनेंशियल पोजीशन ख़राब भी होती है, आपको लॉसेस भी बेयर करने पड़ते हैं, उसके साथ right. साथ आपकी कंट्री का नाम भी बहुत ज़्यादा इससे खराब होता है। करूँगा Please, आवाम के Sure. लिए सिर्फ आपके लिए वन लाइनर कि जो भी प्रोग्राम नया देखते हैं जी, या सुनते हैं सोशल मीडिया पर, उसको ऑफिशियली वेरीफाई करना बहुत लाजमी ज़रूरी है। है। हर चीज़ की ऑफिशियल लिंक और वेबसाइट्स होती हैं, वेरी राइट, उनको देखो। अच्छा, ये इसमें एक चीज़ और कनेक्ट कर दूँ। कर दिए। हम लोग टेलीविज़न के ऊपर हमेशा इस चीज़ को हमारा मेक श्योर करते हैं कि हमारे पास स्पेशलाइज्ड लोग आएँ। आप आदिल इस्माइल को, आमिर इस्माइल को, इनको जाके गूगल करें, सर्च करें, इनकी पूरी प्रोफाइल देखें, इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें, एवरीथिंग इज़ देयर। Yes. तभी हमने उनको यहाँ पर बुलाया है कि अपनी फील्ड के वन बिल्कुल। ऑफ दी बेस्ट हैं, तभी वो आज यहाँ पर हैं। कोई भी शख्स ये क्लेम करे कि मैं जी कंसल्टेंसी करता हूँ, मैं उसको यहाँ Believe पे ना नहीं करें। बिठा सकता, बट सोशल मीडिया पे ऐसी कोई पॉलिसी नहीं नहीं है, है। very दिस right. इज ऑल आई हैव टू से।